चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मेरा विनम्र आग्रह है कि चमचे यह वीडियो मत देखें, क्योंकि उन्हें अपने होने पर शक होने लगेगा। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। कांग्रेस उल जलूल आरोप लगाकर मोदी सरकार को बदनाम करने का व्यर्थ प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए इतिहास के गर्त में अनेक किस्से छुपे हुए हैं, जो कांग्रेस और सेकुलर जवाहरलाल नेहरू की वामपंथी मानसिकता को उजागर करने में पूरी तरह समर्थ है। तो चलिए नेहरू के कुछ ऐसे ही चुनावी कारनामों को जानते हैं, जिन्हें प्रखर श्रीवास्तव जी ने अपनी पुस्तक में संकलित किया है। पहली घटना है 1962 के चुनावों की। इस दौरान नेहरू काशी यानी वाराणसी गए। यहाँ एक भाषण में उन्होंने कहा कि मंदिरों में संगमरमर बहुत लगता है, जैसे गुसलखाने में लगता है। लोग समझते हैं कि जितना संगमरमर लगाओ चीज उतनी सुंदर लगेगी, लेकिन संगमरमर देखकर मुझे गुसलखाना याद आता है। काशी में नेहरू के दिए गए इस भाषण से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन माफी मांगने की बजाय नेहरू ने इसी दौरान जयपुर की एक चुनावी रैली में फिर से अपने इन महान विचारों को दोहराया। उन्होंने जयपुर में कहा कि आज जो मंदिर बनाते हैं निहायत निकम्मे हैं। जैसा कि मैंने बनारस में कहा था, शायद लोग बुरा मान गए थे। यहाँ मंदिरों की खूबसूरती समझी जाती है कि उसमें ढेर सारा संगमरमर का पत्थर लगा दो। संगमरमर अच्छा पत्थर है, लेकिन मुझे हमेशा संगमरमर का पत्थर गुसलखाना याद दिलाता है। हो सकता है कि नेहरू अपने चुनावी भाषण में हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला को लेकर चिंता जता रहे हों, और शायद उसी का उदाहरण देकर वो गुसलखाने का जिक्र कर रहे हों। लेकिन यही उदाहरण या मिसाल मस्जिदों पर भी लागू हो सकती है। मस्जिदों में भी संगमरमर का उपयोग होता है, लेकिन शायद नेहरू को मस्जिदों में लगे संगमरमर को देखकर कुछ याद नहीं आता था, या फिर उनके अंदर मस्जिदों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं थी। ये बड़ा सवाल है। काशी और जयपुर में दिए गए भाषण के टेप की स्क्रिप्ट नेहरू मेमोरियल यानी वर्तमान प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी हुई है। दूसरी घटना भी 1962 की ही है। देश में तीसरा आम चुनाव हो रहा था। नेहरू इलाहाबाद के पास फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे। पिछली 2 बार वो यहाँ से आसानी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार उन्हें मिलने वाली थी कड़ी टक्कर, क्योंकि उनके सामने फूलपुर से समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने ताल ठोकने का फैसला कर लिया था। इससे परेशान होकर नेहरू ने याद किया अपने सबसे करीबी खुफिया अधिकारी बीएन मलिक को, जिन्हें उस समय देश का सबसे बड़ा जासूस माना जाता था, और वो आईबी के चीफ हुआ करते थे। ध्यान रहे, तब तक रॉ और सीबीआई का गठन नहीं हुआ था, और आईबी के जिम्मे ही देश की आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने का काम था। वैसे चुनावों में सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना अनैतिक है, लेकिन लोकतंत्र के लंबरदार चाचा नेहरू को सब माफ था। नेहरू के कहने पर खुद आईबी चीफ बीएन मलिक ने फूलपुर संसदीय क्षेत्र के चुनावी समीकरण की एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की और इसे सीधे सौंपा पीएमओ में तैनात नेहरू के पर्सनल असिस्टेंट एके सेशन को। सेशन को नेहरू अपने पुत्र की तरह मानते थे, और वो उनके साथ 1943 से साये की तरह काम कर रहे थे। सेशन ने बाद में इंदिरा और राजीव गांधी के साथ भी काम किया। तो आम चुनाव से ऐन पहले 25 जनवरी 1962 की इस रिपोर्ट में आईबी चीफ बीएन मलिक ने पीएम नेहरू को फूलपुर सीट के बारे में क्या जानकारी दी। इस रिपोर्ट में लिखा था कि फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विरोध में मुख्य व्यक्ति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर लोहिया को भारतीय जनसंघ की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, उन्होंने डॉक्टर लोहिया को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि वो लोहिया को जिताने के लिए कीर्तन और धार्मिक दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के संयुक्त प्रयासों से डॉक्टर लोहिया के लिए एक अच्छा समर्थन तैयार हो रहा है। डॉक्टर लोहिया को एक अज्ञात स्रोत से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया गया है। ये नोट बीएन
मलिक का है, जो कि डायरेक्टर आईबी के थे। सोचिए, प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू की अपनी कुर्सी के लिए कितना भय था कि उन्हें अपने ही क्षेत्र में, जहां से वो लगातार जीत रहे थे, वहां भी उन्हें जासूस भेजकर पता करना पड़ रहा था कि मेरी स्थिति क्या है। तीसरी घटना और भी मजेदार है। आधुनिक भारत के निर्माता चचा नेहरू कितने बड़े युग दृष्टा थे, इसका एक और किस्सा सुनिए। नेहरू चचा ने 1957 में राजधानी दिल्ली के विकास के लिए डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की। ऐसी एजेंसियां जो मास्टर प्लान बनाती हैं, उसमें अगले 50 वर्षों की प्लानिंग करती हैं कि 50 साल बाद ये कैसा शहर होगा, उसकी प्लानिंग करके शहर को बसाया जाता है। उसकी सड़कें, पुल, सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, बिजली, पानी, सबकी व्यवस्था, सब कुछ 50 साल का सोचकर की जाती है। नेहरू चीचा कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत। चीचा ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ये दिल्ली वाले जिंदगी में कभी कार तो छोड़ स्कूटर भी खरीद पाएंगे। इसलिए 60 और 70 के दशक में बने दिल्ली के डीडीए फ्लैट्स देख लीजिए। किसी फ्लैट में कार तो छोड़ो, स्कूटर तक खड़ा करने की जगह नहीं है। ये था उनका 50 साल बाद के भारत का विजन। चौथी घटना नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की सोच वाला ऐसे ही नहीं बताया है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजह है। ध्यान दीजिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाए रखने के वादे के पीछे सिर्फ तुष्टीकरण की सोच है, जो उन्हें नेहरू से विरासत में मिली है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कुछ संविधान सभा की बहस में नेहरू कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का पक्ष लेते थे, लेकिन जैसे ही नेहरू को मुस्लिम वोट बैंक का चस्का लगा, उन्होंने पलटी मार दी। नेहरू सरकार ने हिंदुओं के लिए तो कानून बना दिए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर शरिया कानूनों को इस देश में बरकरार रखा। नेहरू ने ऐसा क्यों किया? 1956 में नेहरू से जब ये सवाल दुनिया के जाने माने पत्रकार टिबोर मेंडे ने पूछा, तो नेहरू ने कहा कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके निजी कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है, क्योंकि वो मुस्लिम देश है, लेकिन हम मुसलमानों को ये नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी भी तरह से मजबूर कर रहे हैं। ये थे चचा नेहरू। पांचवी घटना आज़ादी के पहले की है। आज नेहरू खानदान के जमाई राजा रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अरे, जब नेहरू अपने नौकर हरी उर्फ हरिया को चुनाव लड़वा सकते हैं, तो जमाई राजा क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते? तो बात यूं है कि गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट के तहत चुनाव में 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को यह भरोसा था कि कांग्रेस इन सीटों पर दलितों का उत्थान करने वाले दलित उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन नेहरू जी ने कर दिया खेल। जब 1937 में चुनाव हुए, तो पंडित नेहरू ने अपने खानदानी नौकर हरी उर्फ हरिया को दलित सीट पर चुनाव लड़वाकर विधायक बनवा दिया। नियम के मुताबिक इसमें कुछ गलत नहीं था, क्योंकि हरी दलित समाज से आते थे, लेकिन नैतिक रूप से ये गलत था और डॉक्टर अंबेडकर को ये बात बहुत बुरी लगी। डॉक्टर अंबेडकर ने 30 मई 1937 के दिन मुंबई के कामगार मैदान में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने नेहरू के नौकर हरी उर्फ हरिया और नेहरू की इस पूरी चालाकी का उल्लेख किया था। उन्होंने उस दिन स्पष्ट तौर से नेहरू के नौकर हरी उर्फ हरिया के चुनाव जीतने का जिक्र कर कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस पूरी घटना और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का वर्णन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 23 के पेज नंबर 148 पर है। छठवीं घटना देश में हुए आम चुनाव की है। क्या आप जानते हैं कि चुनाव में नेहरू ने कैसे डॉक्टर अंबेडकर की ईवीएम को हैक किया था? नेहरू ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कैसे बाबा साहब को बेईमानी से चुनाव हराया? जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर थे भारतीय चुनावी इतिहास की पहली धांधली के शिकार।
तो बात 1952 की है। देश का पहला आम चुनाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके थे और उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें हराने के लिए नेहरू और कम्युनिस्ट पार्टी ने हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने एक दूध बेचने वाले नारायण कजरोलकर को अपना उम्मीदवार बनाया। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नेहरू 2 बार अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने के लिए मुंबई गए। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया बने श्रीपद अमृत दांगे ने पर्चे बंटवाए, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को खुलेआम देशद्रोही कहा गया। अब नतीजों की बात। चुनाव में जमकर धांधली हुई और डॉक्टर अंबेडकर करीब 14,000 मतों से चुनाव हार गए। हैरत की बात है कि इन चुनाव में पूरे 78,000 वोट कैंसिल किए गए, मतलब इनवैलिड कर दिए गए थे। उनकी इस हार का विस्तार से वर्णन किया है पद्म भूषण से सम्मानित महान लेखक धनंजय कीर ने अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र में। इस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर पर लिखी गई ऑथेंटिक किताबों में से एक माना जाता है। धनंजय कीर लिखते हैं कि अपनी चुनावी हार के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयान में कहा कि मुंबई की जनता ने मुझे इतना बड़ा समर्थन दिया तो वो आखिर कैसे बर्बाद हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को इसकी जांच करनी चाहिए। वहीं समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने बयान में कहा कि चुनाव को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही मेरे मन में भी शक हो रहा है। इस हार से लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि कम्युनिस्ट नेता श्रीपद अमृत दांगे के षड्यंत्र की वजह से उनकी हार हुई है। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अपने ऊपर हुए अत्याचार पर चुप रहे। उन्होंने इस चुनावी धांधली के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। हैरत की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर की हर छोटी बड़ी बात बताने वाला वामपंथियों और कांग्रेस का इकोसिस्टम कभी इस बात पर चर्चा भी नहीं करता कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश की चुनावी धांधली के पहले शिकार थे और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुनावी घोटाले पर बाकायदा अदालत में केस दायर किया था। जानी मानी अमेरिकी लेखक गेल ओमवेट अपनी पुस्तक अंबेडकर टुवर्ड्स एन इनलाइटेंड इंडिया में लिखती हैं कि 1952 में अपनी चुनावी हार के बाद अंबेडकर ने अदालत में केस दायर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कॉमरेड श्रीपद अमृत दांगे की अगुवाई में वामपंथियों ने उनके खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी की है। इन चुनाव में 78,000 वोट रद्द हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दावा किया कि वामपंथियों ने उनके खिलाफ गलत प्रचार किया था। अब आगे सुनिए, वो और दर्दनाक है। चुनाव हारने के बाद बाबा साहेब को गहरा सदमा लगा। उनकी सेहत तेजी से गिरने लगी। 1952 के लोकसभा चुनाव में मिली हार ने डॉक्टर अंबेडकर को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वो बुरी तरह बीमार रहने लगे थे, लेकिन जो झुक जाए वो फिर अंबेडकर कैसा। 2 साल बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में उपचुनाव में वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे। इस बार भी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत बाबा साहेब को हराने में झोंक दी। लिहाजा इस बार वो 8,000 वोटों से हार गए। पहले मुंबई और फिर भंडारा। 2 साल के अंदर मिली 2 चुनावी हारों से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा सदमा लगा था। भंडारा की हार के बाद वो और ज़्यादा बीमार रहने लगे और आखिरकार 6 दिसंबर 1956 को उनका दुखद निधन हो गया। इसलिए अगली बार कोई भी नेहरू का चेला या कोई वामपंथी या फिर कोई कट्टर मानसिकता का इंसान आपके सामने जय भीम जय मीम का नारा लगाए तो उसे आप ज़रूर बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ किसने साजिश रची थी। चुनाव के समय ये सब कुछ याद रखिएगा, तब वोट डालने जाइएगा और अपने मित्रों और कांग्रेस प्रेमियों को ये सच ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।